के लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि क्वेश्चन टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो है वो कुछ आईसीआई स्टडी मटेरियल के और कुछ आरटीपी एमटीपी और कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई से। कहता है इसमें डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है और गुड्स की जो सप्लाई हो रही है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर हो रही है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जब हम टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो हम तीन कंडीशन चेक करते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमारा होता है कि हमें गुड्स कब रिसीव हो रही है, दूसरा पेमेंट क्या हो रहा है, और तीसरा जब हमारा इनवॉइस इशू होता है उसके 31st उसका मतलब जब भी इनवॉइस हमारा इशू हो रहा है उससे 31st डे जो हमारा डे होगा उस दिन को लेना है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी डेट ऑफ वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें जो है गुड्स रिसीव हो रही है 1 जुलाई को और हमारा जो पेमेंट हो रहा है वो 10 अगस्त को हो रहा है और हमें इनवॉइस जो इशू हुआ है वो 29 जून को इनवॉइस इशू हुआ है। तो 29 जून से जो हमारा 31st डे क्या निकल के आएगा, 30 जुलाई निकल के आएगा। एक दिन हमारा जून का हो गया और 30 दिन हमारा जुलाई का हो गया। तो वो हमारा 30 जुलाई जो है 30 जुलाई हमारा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस निकल कर आ जाएगा 31st डे। उसके बाद फिर इसमें जो हमारी डेट ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, फिर तो जब हमारा सब कुछ निकल गया है तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, तो इन दोनों में से अर्लियर सबसे ज्यादा ये है 1 जुलाई। तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे 1 जुलाई होगी। अब सेकेंड केस में है कि हमारा जो गुड्स रिसीव करने का डेट है वो 1 जुलाई है और पेमेंट का जो डेट है वो 25 जून है और इशू जो हुआ इनवॉइस वो 24 जून को इशू हुआ है। तो 24 जून से जो हमारा 31st डे निकल के आ रहा है वो 25 जुलाई आ रहा है। ठीक है, ये इसका यहाँ आंसर 25 जुलाई आ रहा है। तो 25 जुलाई हमारी 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस हो गया। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो गई। तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर है वो 25 जून है। तो यहाँ पे जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो 25 जून होगी। ओके, उसके बाद थर्ड कंडीशन में है कि हमें जो है वो गुड्स जो है वो रिसीव्ड हुआ है 1 जुलाई को और जो हम पेड कर रहे हैं, पेमेंट जो कर रहे हैं वो हम जुलाई 20 को कर रहे हैं और हमें जो इनवॉइस इशू हुआ है वो 1 जून को इशू हुआ है। तो 1 जून से जो 31st डे वो हमारा निकल के आएगा वो 2 जुलाई निकल के आएगा। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। तो इस दोनों में से जो भी इन तीनों में से क्या अर्लियर है हमारा 1 जुलाई। तो 1 जुलाई हमारी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी, 1 जुलाई। हाँ, फोर्थ केस में क्या है कि हमें जो गुड्स रिसीव हुई है वो 5 जुलाई को रिसीव हुई है और पेमेंट जो है वो एंटर हुई है कैश बुक में 28 जून को और पासबुक में 30 जून को। तो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगा वही हमारी डेट ऑफ पेमेंट होती है। तो जून 28 और जून 30। तो इसमें से अर्लियर क्या है कि कैश बुक में सबसे पहले पेड हुआ है तो 28 जून जो है वो हमारा यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट होगा। और जो हमारी इनवॉइस इशू हुई है वो 29 जून को इशू हुई है तो उससे जो 31st डे होता है वो 30 जुलाई होता है। तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर है तो इन तीनों में से हमारा अर्लियर क्या है 28 जून। 28 जून हमारी यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो डेट ऑफ रिसीट है मतलब गुड्स के रिसीव होने की डेट है वो 1 अगस्त है और पेमेंट मतलब कैश बुक में पेमेंट और पासबुक में पेमेंट दोनों जो है वो 30 जून को ही है। तो हमारी जो डेट ऑफ पेमेंट होगी वो 30 जून होगी। और यहाँ पे जो इनवाइस इशू हुआ है वो 29 जून को इनवाइस इशू हुआ है तो उसके 31st डे जो वो निकल के आएगा हमारा वो 30 जुलाई निकल के आएगा। तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर है वो है हमारा यहाँ पर 30 जून। यहाँ पे जो ये आंसर दिया हुआ है इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये गलत है। यहाँ पे जो फिफ्थ का आंसर 29 जून आ रहा है वो 29 जून नहीं आएगा, 30 जून आएगा। सॉरी, जो टाइम हाँ टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 30 जून होगी ना ही 29 जून होगी। उसके बाद हमारा जो है 1 अगस्त को हमारी पेमेंट रिसीव हुई है। सॉरी, 1 अगस्त को हमारा गुड रिसीव हुआ है और जो पेमेंट हुई है वो 10 अगस्त को हुई है और जो इनवाइस इशू हुआ है वो 29 जून को इशू हुआ है। तो इससे 30 दिन 31st डे जो है वो हमारा 30 जुलाई रहेगा। तो इन तीनों में से जो भी हमारा अर्लियर होगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो इसमें इन तीनों में से जो अर्लियर है हमारा वो है 29 जून।
क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है कि हमारा जो गुड्स रिसीव हुआ है वो 1 अगस्त को रिसीव हुआ और पेमेंट कैश और पासबुक में दोनों एक ही दिन हो गई है 30 जून को, और जो हमारी इनवॉइस की डेट है इशू होने की वो 29 जून है। तो इससे जो 31 डे होगा वो हमारा 30 जुलाई आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो इन तीनों में से जो अर्लियर है वो हमारा है 30 जून, तो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो 30 जून होगी। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमारी जो गुड रिसीव हुई है वो 1 अगस्त को हुई है और उस पे जो पेमेंट हुई है वो 10 अगस्त को हुई है और उसका इनवाइस जो है वो 29 जून को इशू हुआ है। तो इसका जो हमारा वो 31 डे होगा वो 30 जुलाई होगा। तो इन तीनों में से जो भी अर्लियर होगा, तो तीनों में से जो अर्लियर है वो 30 जुलाई है। तो हमारे यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 30 जुलाई मानी जाएगी। जो मैंने आंसर लिख के दिया है उसी को आपको देखना है, ये नीचे वाले आंसर का रेफरेंस नहीं देना है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। तो ये इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि डिटरमाइन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग द जीएसटी इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज सर्विस। अभी जो हम लोगों ने ऊपर किया वो हमारा गुड्स के ऊपर था, सब कुछ डिपेंड, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गुड्स के अकॉर्डिंग चल रहा था। अब यहाँ पे जो हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा वो सर्विस के अकॉर्डिंग होगा। तो जब हमारी कोई भी सर्विस की सप्लाई हो रही है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उस टाइम में जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो क्या होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब हम कोई भी सप्लाई की मतलब कोई भी सर्विस की सप्लाई करते हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो इनवॉइस इशू होने की जो लास्ट डेट या फिर जो डेट होती है उसका प्रोविजन क्या होता है। तो हमारे इनवॉइस इशू होने का प्रोविजन ये होता है जनरल केस में, अगर हम सप्लाई कर रहे हैं किसी भी सर्विस की, तो जिस समय हम मतलब कि जब मेरी सप्लाई सर्विस की हो जा रही है तो उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर दो, या फिर उस सर्विस के हो जाने मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस के हो जाने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो इनवॉइस इशू कर देना होता है। ये अगर जो वो 30 दिन की कंडीशन है वो 45 डेज भी कभी कभी लगती है, जब अगर बैंकिंग या एनबीएफसी होती है। इस केस में हमारी जो है वो 30 दिन की जो कैटेगरी है वो 45 डेज वहां पे देखते हैं हम लोग, मतलब 30 जून। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उसमें कहता है कि डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस अज्यूमिंग जीएसटी इज पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज। मतलब कि अगर आपकी सर्विस की सप्लाई हो रही है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो उसमें आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी। सबसे पहले हमें ये देख अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई जो निकलता है अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म उसका क्या कंडीशन होता है। तो दो कंडीशन होता है, उसमें से जो भी अर्लियर हो जाएगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। सबसे पहला कंडीशन हमारा होता है कि आपको देखना होता है कि आपका जो पेमेंट हुआ है वो कब रिसीव हुआ है पेमेंट, और जो आपकी इनवॉइस इशू हुई है बाय द सप्लायर तो उसके 61st डे 61st डे उस दिन से लेना जिस दिन हमारा जो है वो इनवॉइस इशू किया सप्लायर का। तो वो जो डे आएगा वो और डेट ऑफ पेमेंट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा हमारा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा दिया हुआ है कि डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, डेट ऑफ पेमेंट 10 अगस्त की दी हुई है और इनवॉइस जो इशू किया है सप्लायर वो 31 जुलाई को इशू किया है। अब देखो इसमें जो हमारा फर्स्ट है पेमेंट हमारी रिसीव हो गई है 10 अगस्त को, और हमारा जो इशू हुआ इनवॉइस वो 31 जुलाई को इशू हुआ है। तो इसमें जो 61st डे होगा हमारा वो 30 सितंबर निकल के आएगा। 61st डे यहाँ से काउंट करेंगे तो हमारा 30 ऑफ सितंबर मतलब 30 सितंबर निकल कर आएगा। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो इन दोनों में से जो अर्लियर है वो 10 अगस्त है, तो 10 अगस्त हमारे यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि आपका जो पेमेंट रिसीव हुआ है पार्ट पेमेंट, एक तो 10 अगस्त को हुआ है और एक जो है वो 1 सितंबर को हुआ है। ठीक है, जब हमारा पार्ट पेमेंट होता है रिसीव अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो जब आपको एडवांस में मिल जा रहा है तो उसी समय आपको उसका पेमेंट कर देना होता है, मतलब कि उसके उसके ऊपर टैक्स दे देना पड़ता है। सिर्फ जो छूट होती है एडवांस मनी पे टैक्स नहीं देने की, वो सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर होती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं होता, आपको हाथों हाथ टैक्स देना पड़ता है सर्विस के केस में। तो आपका एक पेमेंट हुआ है 10 अगस्त को और एक पेमेंट हुआ है 1 सितंबर को, तो यहाँ पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई 2 निकलेगी।
जब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये एडवांस वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे वो इंस्टॉलमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आपका पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है तो हर इंस्टॉलमेंट पे आपकी जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग निकलेगी। तो यहाँ पे जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगी वो दो निकलेगी। ओके, एक तो एक जो हमारी 10 अगस्त को पेमेंट हुई है उसकी, और एक हमारी 1 सितंबर को जो पेमेंट हुई है उसकी। तो 10 अगस्त और 30 सितंबर विच एवर इज अर्ली। हमारा जो इनवाइस इशू हुआ था वो 31 जुलाई को इशू हुआ था, तो उसको हमको उसका 61st डे निकल के आ रहा है 30 सितंबर। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, 10 अगस्त और 30 सितंबर, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो 10 अगस्त होगी। अब 1 सितंबर और 30 सितंबर के अंदर में देखना है, तो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगी वो 1 सितंबर होगी। ओके, अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है हमारा पेमेंट इंटर। पेमेंट जो है वो कैश बुक में 28 जून को हो रही है इंटर, और जो है वो पासबुक में 30 जून को हो रही है। इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारा डेट ऑफ पेमेंट होगा। तो डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पे 28 जून आएगी। 28 जून और 29 अगस्त को हमको कंपेयर करना है, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो 28 जून जो है इस केस में हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि पेमेंट इंटर बुक जून 30 को और बैंक में भी जून 30 को हुआ। तो डेट ऑफ पेमेंट हमारी 30 जून है और हमारी जो इनवाइस का 61st डे वो 29 अगस्त है। तो टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पे हमारी 30 जून होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पेमेंट कैश बुक में 30 जून को दिखाई गई और पासबुक में 26 जून को दिखाई गई। तो यहाँ पे जो हमारी जो भी अर्लियर होगा उसमें से 26 जून और 29 अगस्त, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। तो 26 जून यहाँ पे हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन खत्म होता है टाइम ऑफ सप्लाई का। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि Kabira Industry Limited engaged the service of transporter of a road transport of a consignment on 17 June and made advance payment of the transport on the same date. देखो, एक इंडस्ट्री है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है, इंगेज द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट, मतलब किसी कंसाइनमेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की सर्विस देती है। तो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट 17 जून को एक कंसाइनमेंट गई है और उसका पेमेंट जो है उसी दिन मिल गया है, payment for the transporter on the same date. However, the consignment would not be sent immediately on account of a strike in the factory. However, the consignment would not be sent immediately on the account of a strike in the factory and instead was sent on 30 July. Invoice was received from the transporter on 2nd July. 22nd July. What is the time of supply of transporter service? यहाँ पे जो हमारी कबीरा इंडस्ट्री है वो एक सर्विस देती है ट्रांसपोर्टर की। तो उसे एक कंसाइनमेंट मिला है जो उसको 17 जून तक पहुंचाना था और उसकी पेमेंट भी उसको उसी दिन मिल गई है। लेकिन कंसाइनमेंट जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया कुछ इशू की वजह से। तो कंसाइनमेंट हमारी 17 जून को ना पहुंच के 20 जुलाई को पहुंची है। तो इनवॉइस वाज रिसीव फ्रॉम द ट्रांसपोर्टर, और जो इनवॉइस जो है वो रिसीव हुआ है ट्रांसपोर्टर से 22 जुलाई को। तो यहाँ पे हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी ट्रांसपोर्टर के लिए? तो यहाँ पे जो है वो जो इनवॉइस इशू कर रहा है वो रेसिपेंट इशू कर रहा है, तो ये हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जो भी सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई निकलता है वो या तो डेट ऑफ पेमेंट या तो 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस के थ्रू निकलता है। तो यहाँ पे जो हम निकालेंगे हमारी डेट ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पे दे रखी है 17 जून, और जो हमारी जो 61st डे है वो 22 जुलाई से निकालेंगे, क्योंकि जाहिर है जब हम 22 जुलाई से 61st डे निकालेंगे तो अर्लियर हमारा 17 जून ही होगा। तो आंसर लिखेंगे इन दिस केस द डेट ऑफ पेमेंट 17 जून प्रीसीड द 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस, हेंस द डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 17 जून विल बी ट्रीटेड एज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें देखना है कि राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5 June फॉर कैरिंग आउट एन डिजाइनिंग जॉब। इट डिलीवर द डिजाइन ऑन 23rd April बाय ओवरसाइट। नो इनवॉइस वाज इशू एट दैट टाइम एंड इट इज इशू मच लेटर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस?
इसमें क्या है कि एक कंपनी जो है वो हमें एक डिज़ाइनिंग जॉब की मतलब कि सप्लाई कर रही है, एक सर्विस दे रही है जिसमें उसको कुछ डिलीवर करना है डिज़ाइन, जिसकी पेमेंट उसको 5th जनवरी को मिल गई थी और उसने अपना काम जो है वो 23rd अप्रैल को पूरा कर दिया, लेकिन उसने अपना कोई भी इनवॉइस कंप्लीट नहीं किया, मतलब बनाया नहीं है अभी तक। मतलब काम जब खत्म हो गया उसके 30 दिन के अंदर में भी उसने इनवॉइस नहीं इशू किया और काम करने से पहले भी कोई इनवॉइस नहीं इशू किया। तो यहाँ पे जो इनवॉइस वो इशू हो रही है वो लेट इनवॉइस इशू हो रही है। तो जब हमारी इनवॉइस लेट इशू होती है तो यहाँ पे जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई निकलती है अंडर द एफसीएम, तो यहाँ पे दो प्रोविजन हमारा निकल के आता है। दो केस में हम लोग डेट को देखते हैं, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाती है। सबसे पहला है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, जब काम कंप्लीट हो गया वो, और डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट, और काम जो कंप्लीट हुआ उस पर जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो यहाँ पे जो काम कंप्लीट हुआ है वो काम 23 अप्रैल को कंप्लीट हुआ है और हमारा जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो 5th जैन को रिसीव हुआ था। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, तो जो अर्लियर है वो 5th जून है, तो 5th जून हमारी टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगी। द पेमेंट वाज रिसीव ऑन 5th जैन एंड द सर्विस वाज प्रोवाइडेड ऑन 23rd अप्रैल, देयरफॉर द डेट ऑफ पेमेंट 5th जैन, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस इन दिस केस। ओके, अब बात आती है हमारे यहाँ पे एक और क्वेश्चन की, जो इन्वेस्टिगेशन शोड एट 150 कार्टून ऑफ सेरेमिक capacitors were dispatched on 2nd August, but no invoice was raised and the transaction dispatch of 150 cartoon was not entered in the account. There was no evidence of receipt of payment. What is the time of supply of 150 cartoon for the purchase of payment of taxes? तो यहाँ पे जो है एक सप्लायर है जो वो रेसिपेंट को 150 कार्टून का कुछ डिस्पैच कर रहा है, जो कि उसके सप्लायर की जगह से 22 अगस्त को निकल चुका है, लेकिन उस समय कोई भी इनवॉइस रेज नहीं हुई, वॉज नॉट, और ना ही इसकी कोई भी एंट्री इसके अकाउंट में दिखाई गई और ना ही कोई इसकी रिसीट ऑफ पेमेंट है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पे इनवॉइस हुई है वो इनवॉइस जो इशू नहीं हुई, मतलब इनवॉइस जो इशू हो जानी चाहिए वो एट द टाइम ऑफ डिस्पैच के टाइम इशू हो जानी चाहिए, मतलब 2 अगस्त को इशू होनी चाहिए, बट अगर 2 अगस्त को इशू नहीं हुई तो लेट पेमेंट हुई है। तो इसका जो लास्ट डेट होगा हमारा इनवॉइस इशू होने का, वही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो लास्ट डेट क्या थी इसकी? 2 थी, 2 अगस्त थी सॉरी, तो यही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई है। The invoice of supply of goods must be issued on or before the dispatch of goods, that is on 2nd August. Therefore, the time of supply of the purpose of payment of tax of the goods will be 2nd August, the date of when the invoice should have been issued. Okay. उसके बाद है एन ऑर्डर इज प्लेस ऑन राम एंड कंपनी ऑन 18 अगस्त। एक ऑर्डर प्लेस किया गया राम एंड कंपनी को 18 अगस्त को फॉर सप्लाई ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ कस्टमाइज शूज। एक कस्टमाइज शूज की कंसाइनमेंट है जिसका उसको 18 अगस्त को एक सप्लाई मिला है, उसको ऑर्डर मिला है। राम एंड कंपनी गेट द कंसाइनमेंट रेडी एंड इन्फॉर्म द कस्टमर एंड इशू द इनवॉइस इन 2 दिसंबर। और राम एंड कंपनी ने कंसाइनमेंट रेडी कर दिया और कस्टमर को भी इन्फॉर्म कर दिया और इसका इनवॉइस जो उसने 2 दिसंबर को इशू कर दिया। The customer collect the consignment from the premises of Raman Company on 7th December. कस्टमर जो है वो अपना कंसाइनमेंट जो है वो 7th of December को कलेक्ट कर लेता है एंड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर द पेमेंट ऑन द सेम डेट, और 7 दिसंबर को ही वो पेमेंट भी दे देता है, विच इज एंटर इन द अकाउंट ऑफ द नेक्स्ट डे ऑफ 8 दिसंबर, और 8 दिसंबर को जो है वो आपके अकाउंट में दिख जाता है। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ शूज फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स? तो यहाँ पे जो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी टैक्स के पेमेंट की। तो ये केस भी हमारा वही एफसीएम का सेक्शन 12 का केस है कि आपका जो जब सप्लायर जो है वो काम कंप्लीट कर देता है और डिस्पैच कर देता है गुड्स को, तो जिस दिन डिस्पैच कर रहा है वो अपने प्रीमाइसेस पे, उसी दिन वो इनवॉइस भी इशू करता है, तो उसी दिन के इनवॉइस को हम जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इनवॉइस इशू हो रही है विद इन द टाइम लिमिट हो रही है, तो विद इन द टाइम लिमिट हो रही है तो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई भी वही मानी जाएगी। तो यहाँ पे हमारी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी? 2 दिसंबर होगी। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो नवंबर 19 में पूछा गया था एग्जाम में, 4 मार्क्स का। नो एंड ग्रो पब्लिशर अ रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया पेड एडवांस ऑफ 50,000। एडवांस में उसने 50,000 पेमेंट किया है, एक नो एंड ग्रो पब्लिशर है, रजिस्टर्ड डीलर है। तो मिस्टर जो भी है एन ऑथर फॉर द कॉपीराइट कवर अंडर सेक्शन 31A of the Copyright Act 1957 of his original literary work on 5 September. It made the balance payment of 1,50,000 on 12 December. You are required to determine the time of supply if Mr. raise the invoice on, अगर इसमें इनवॉइस इशू है, ये आरसीएम का केस है, इसमें भी जो हमारी सप्लाई सर्विस की सप्लाई हो रही है यहाँ पर,
कॉपीराइट सर्विस की कुछ सप्लाई हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हम सर्विस की सप्लाई हो रही है आरसीएम के केस में, तो वही 3 केस चेक करते हैं। एक तो डेट ऑफ पे 2 केस चेक करते हैं, तो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो इसमें से जो भी हमारा अर्लियर होगा वो हमारी जो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट रिसीव हो रही है, तो इंस्टॉलमेंट जब जब हमारी पेमेंट जिस जिस इंस्टॉलमेंट पे रिसीव हो रही है तो उसकी अलग अलग टाइम ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी। ओके, क्योंकि हमारा यहाँ पे खत्म होता है टाइम ऑफ सप्लाई के टॉपिक का। जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने करवा दिया। अब आप लोग और भी जो इसमें नोट्स में कुछ क्वेश्चन है वो खुद से कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ क्वेश्चन को। तो सबसे पहला है, आर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ऑल सिचुएशन एक्सप्लेन। क्या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हमेशा डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है जब हम वैल्यू निकालते हैं सप्लाई की? तो explain. The post-supply discount are not eligible. Post-supply discount are not eligible for deduction from the value of supply in all situations. Such discount are allowed the deduction from the value of supply only in situation where the following condition are satisfied. मतलब कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हमें हमेशा अलाउ नहीं होता है डिडक्शन करना। ये तभी अलाउ होता है कि जब हम वो 3 कंडीशन पूरी करते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमको यहाँ पे सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो सप्लाई और रेसिपेंट के बीच में एग्रीमेंट पहले से होना चाहिए सप्लाई के डिस्काउंट के बारे में। और दूसरा, इस पे जो आईटीसी आपने जो पहले ले रखा है वो आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और तीसरा कंडीशन होता है कि आपकी जो ये वैल्यू है डिस्काउंट की उस पर आपका हर एक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुई रहती है तभी आपको डिस्काउंट जो है वो अलाउ कर दिया जाता है, अदरवाइज अलाउड नहीं होता है। ओके, if any of the above condition are not satisfied, post-supply discount is not allowed as a deduction from the value of supply amount. Okay. अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडरेशन अंडर जीएसटी लॉ इंक्लूड बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो होता है जीएसटी लॉ के अंदर उसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन भी होता है और नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी होता है। डिस्कस द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ टर्म कंसिडरेशन प्रोवाइडेड अंडर द सीजीएसटी एक्ट। बताना है कि क्या ये जो सेंटेंस है वो सही है, अगर सही है तो किस तरीके से सही है। तो हाँ, द स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमें बताई गई है वो बिल्कुल सही है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म, जिस तरीके से हम लोगों ने कंसिडरेशन का डेफिनेशन पढ़ा था सीजीएसटी एक्ट में, कहता है कि इंक्लूड बोथ पेमेंट इन मनी और अदरवाइज मेड बाय द रेसिपेंट और एनी अदर पर्सन। फर्दर इट इंक्लूड द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियंसेस ऑफ द सप्लाई बाय द रेसिपेंट और एनी अदर पर्सन और ऑल्सो स्वीप द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी डिपॉजिट विच इज अप्लाई एज अ कंसिडरेशन ऑफ द सप्लाई। The term money has also been defined under the CGST Act and include cash, Indian as well as a foreign currency। ये सारी जैसे कि मनी को भी डिफाइन किया गया उसमें कि मनी के अंदर क्या क्या आता है, कैश आता है, फॉरेन करेंसी आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है, ये सारा कुछ आता है। लेकिन जो अभी लीगल टेंडर में नहीं है वो सारी मनी नहीं आएगी। जो जो हमारी लीगल टेंडर मनी नहीं है, जैसे कि आपका ओल्ड कॉइन हो गया जिसको आप बस अभी कलेक्शन के पर्पज के लिए रखे हुए, तो वो सारी जो कॉइन्स होती है वो हमारी मनी के डेफिनेशन के अंदर कवर नहीं होती क्योंकि इसका अब लीगल टेंडर नहीं है। ओके, अब ये है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कहता है फर्नीचर वाला इज अ चेन ऑफ रिटेल शोरूम। एक फर्नीचर वाला है जिसका चेन है रिटेल शोरूम सेलिंग बोथ मॉडर्न एंड क्लासिक फर्नीचर। वो दोनों ही मॉडर्न और क्लासिक फर्नीचर दोनों बेचता है। इन ऑर्डर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर एसोसिएशन द शोरूम प्रोवाइड फ्री डिलीवरी ऑफ द फर्नीचर एट द प्रीमाइसेस ऑफ द कस्टमर। वो चाह रहा है कि वो अपना जो सेल है वो कुछ ज्यादा बढ़ाए, तो वो शोरूम जो है वो फ्री डिलीवरी सर्विस को अलाउ कर देता है कि हम जो है कस्टमर के घर तक अपनी फ्री डिलीवरी देंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शोरूम एंड द कस्टमर प्रीमाइसेस इज अप टू 20 किलोमीटर। अगर जो डिस्टेंस है वो आपके शोरूम से और कस्टमर के घर तक 20 किलोमीटर के अंदर अंदर है तो आपकी जो डिलीवरी होगी वो फ्री होगी। वेयर द डिस्टेंस इज मोर देन 20 किलोमीटर द शोरूम चार्ज अ कंसेशनल राइट ऑफ 10 रुपए फॉर एडिशनल किलोमीटर। अगर 20 किलोमीटर से ज्यादा है तो यहाँ पे जो वो चार्ज किया जाएगा ₹10। हर एक किलोमीटर के लिए आपका ₹10 चार्ज किया जाएगा। मिस लीना कपूर परचेज अ डबल बेड। एक एक मिस लीना है, एक पर्सन है, उसने एक डबल बेड खरीदा है, ड्रेसिंग टेबल खरीदा और एक सेंटर टेबल खरीदा है, ठीक है, जो फॉर 20 लाख रुपीज, सॉरी 2 लाख रुपीज फ्रॉम द फर्नीचर वाला
टोटल अमाउंट उन्होंने 2 लाख का खरीदा है, एक डबल बेड खरीदा और एक ड्रेसिंग टेबल खरीदा और एक सेंटर टेबल खरीदा है। मिस लेना गेट फ्री डिलीवरी फॉर फर्नीचर ऑफ अ रेजिडेंस लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर फ्रॉम द शोरूम। उनका जो शोरूम है उसका मतलब शोरूम से उनके घर का डिस्टेंस जो वो सिर्फ 18 किलोमीटर है, तो उनको तो फ्री में मिलनी चाहिए डिलीवरी। द शोरूम incurred an expenditure of ₹1,000 for delivering the furniture at Mrs. Lina residence, लेकिन शोरूम ने उनसे 1,000 रुपये चार्ज कर लिया है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय द फर्नीचर वाला, विल यू आंसर चेंज इफ रेसिडेंस ऑफ मिस लीना 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोरूम। अब यहाँ पे हमें बताना है कि क्या सप्लाई की टैक्सेबल वैल्यू होगी, और अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा है डिस्टेंस, 50 किलोमीटर अवे है मतलब 50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वहाँ पे हमारी क्या केस होगी, वहाँ पे हमारा क्या वैल्यू बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो सारी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो सप्लायर रेसिपेंट के घर तक पहुंचाने के लिए करता है। अगर सप्लायर वो सारी एक्सपेंसेस को इनवॉइस में इशू करता है कस्टमर के, तो आप वहाँ पे जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूडेड होगा। अगर सप्लायर अपने पॉकेट से खुद पेमेंट करता है तो ये हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। तो इसमें देखते हैं हमारी होगी कि नहीं होगी। इन द गिवन केस, the showroom is not charging any amount toward a freight from Miss Lina, but incurring the same out of its own pocket. अगर वो खुद के पॉकेट से पेमेंट कर रहा है तो वो मिस लीना से कोई भी तरीके का पैसा नहीं लेगा। देयरफॉर द सेम शुड नॉट बी एडेड टू द वैल्यू, तो वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। दस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 2 लाख, तो 2 लाख ही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई की होगी। However, the answer will change in the second case. दूसरे केस में हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। शोरूम विल चार्ज 300 फॉर फ्लाइट, मतलब कि हर 1 किलोमीटर के लिए उसने 10 रुपये चार्ज किया था। तो अगर 20 किलोमीटर तक आप हो तो आपको 20 किलोमीटर तक में आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 50 किलोमीटर अवे हो, तो 50 में से हम 20 माइनस करेंगे तो जितना भी किलोमीटर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो रहा है शोरूम से वहां तक का, तो इंटू 10 करेंगे तो 300 यहाँ पे हमारा फ्लाइट चार्ज लग रहा है जो डिलीवरी चार्ज है, तो ये हमारी कॉस्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। मिस लीना, इन दिस केस द सप्लाई विल बी अ कंपोजिट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई बीइंग अ सप्लाई फर्नीचर एंड वैल्यू thereof इतना हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उसके बारे में पढ़ना है, थ्योरी नहीं है। मिसेस फ्लो प्रो रजिस्टर्ड सप्लायर, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, एक मशीन सोल्व कर रहा है बीपी लिमिटेड को। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्राइस ऑफ मशीन, एक्सक्लूसिव टैक्स और डिस्काउंट। प्राइस ऑफ मशीन जो है वो उसमें जो टैक्स और डिस्काउंट का अमाउंट जो है वो नहीं एक्सक्लूड मतलब इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्ज जो है वो पेड करता है बीपी लिमिटेड डायरेक्टली टू इंस्पेक्शन एजेंसी बट नॉट रिकॉर्डेड इन हिज इनवॉइस। वो जो है वो डायरेक्ट इंस्पेक्शन का एजेंसी को पेड करता है जो कि इनवॉइस में रिकॉर्डेड नहीं है। और फिर कुछ चार्जेस होते हैं डिलीवरी के, सब्सिडी रिसीव होती है स्टेट गवर्नमेंट एंड रिस्क डेवलपमेंट प्रोग्राम से डायरेक्टली लिंक है वो। डिस्काउंट जो है वो हमें 2% ऑफर टू बीपी लिमिटेड, डिस्काउंट ऑफ 2% ऑफर टू बीपी लिमिटेड है, डिस्काउंट हमें 2% की मिल रही है। नोट, प्राइस ऑफ मशीन इज अ नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव, यहाँ पे जो प्राइस ऑफ मशीन दी हुई है वो सब्सिडी को मिला करके डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब कि यहाँ पे जो हमारी प्राइस ऑफ मशीन की वैल्यू है वो इंक्लूडेड विथ सब्सिडी की अमाउंट भी है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्राइस ऑफ मशीन क्या है हमारी दी हुई क्वेश्चन में, तो हमारी प्राइस ऑफ मशीन दी हुई है 25,000 रुपये, 25,000 रुपये दी हुई है। इसमें जो है वो सिंस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेबल इन वैल्यू ऑफ एज पर सेक्शन 15(2) क्लॉज ई। यहाँ पे जो हमारी प्राइस ऑफ मशीन है कह रहा है कि नेट ऑफ सब्सिडी रिसीव है, तो सब्सिडी जो हमें रिसीव हुई है उसको माइनस वाइनस करने के बाद यहाँ पे हमारी जो है वो प्राइस ऑफ मशीन की दी हुई। इसका मतलब कि हमारा प्राइस ऑफ मशीन पहले था 30,000 रुपये, ठीक है, 30,000 था, जिसमें से हमारी जो सब्सिडी है वो 5,000 की है, ठीक है। सब्सिडी हमारी 5,000 की है, तो हमारा 25,000 जो निकल कर के आएगा वो हमारी मशीन की प्राइस होगी, 25,000। ओके, यहाँ पे जो हमें सब्सिडी रिसीव हुई है उसका अमाउंट यहाँ पे छूट गया है। 5,000 रुपये की एक सब्सिडी रिसीव हुई है, तो वो जो है 5,000 की सब्सिडी हमारी माइनस हो जाए, मतलब कि माइनस कर करके हमारा 25,000 वैल्यू आई हुई है प्राइस की।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा जो प्राइस ऑफ मशीन है, मशीन की प्राइस हमारी 25,000 है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें हमारा सेकेंड एंट्री है कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्जेस अमाउंट दैट सप्लायर इज लायबल टू पे बट इनकर्ड बाय द रेसिपेंट। सप्लायर लायबल है पेड करने के लिए, लेकिन रेसिपेंट खुद ही अपना अरेंजमेंट कर दे रहा है। तो जब रेसिपेंट खुद ही अरेंज कर दे रहा है तो ये जो अमाउंट है वो, तो यहाँ पे सप्लायर जो वो पेड कर नहीं रहा, तो जाहिर है कि जब सप्लायर पेड ही नहीं करा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर में इसकी अमाउंट को क्यों ही इंक्लूड करेंगे हमारा। तो ये 3,000 का अमाउंट भी जो है वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। उसके बाद फिर हमारा आता है फ्राइट चार्जेस फॉर डिलीवरी कंपोजिट सप्लाई या फ्राइट चार्जेस एडेड टू प्रिंसिपल सप्लाई। अब डिलीवरी चार्जेस पूछे तो ये डिलीवरी चार्जेस है वो हमारी होगी ऐड उसमें 2,000 में। अगर सप्लायर खुद के पॉकेट से पेड कर रहा है तो, अगर खुद के पॉकेट से अगर वो पेड करता है तो नहीं होती, और अगर वो इनवॉइस में दिखा रहा है कि हाँ मैंने इतना चार्ज किया है तो फिर वहां पे हमको उसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं, तो इसका मतलब कि इनवॉइस में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो 2,000 रुपये हमारी इनवॉइस के अंदर इंक्लूडेड होगी। उसके बाद है कि अब यहाँ पे जितना भी इंक्लूडेड होता है उसके उसकी बात हो गई। अब डिस्काउंट की बात होती है। डिस्काउंट जो है वो 2% का है जो हमारी प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई पे मिल रहा है। तो बीइंग चार्ज टू अ बीपी लिमिटेड डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन इनवॉइस। जो हमारी डिस्काउंट हमें मिल रही है वो हमको डिस्काउंट जो है वो उस टाइम मिल रही है कि जब हमारा जो सप्लाई हो रहा है उससे पहले या फिर उस टाइम मिल रही है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्काउंट है वो माइनस कर दिया जाएगा 500 का। ओके, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ टैक्स सप्लाई आके आएगी 29,500 आएगी। अब एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। कहता है श्री कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। कुछ इंफॉर्मेशन उसने फर्निश कर रखी है रिलेटिंग टू गुड्स सोल्ड टू श्री बलराम प्राइवेट लिमिटेड। कुछ गुड्स जो है वो सोल्ड सोल्ड कर रहा है बलराम प्राइवेट लिमिटेड को, जिसका जो अमाउंट है प्राइस का, सॉरी गुड्स का जो अमाउंट है वो हर टैक्सेस को हटा करके 1,00,000 रुपए है। म्यूनिसिपल टैक्स हमारा 2,000 रुपए, इंस्पेक्शन चार्ज हमारी 2,000 रुपए, सब्सिडी रिसीव जो हुई है वो श्री राम ट्रस्ट डायरेक्टली लिंक टू अ गुड्स जो है वो 15,000 रुपए। प्राइस ऑफ नेट सब्सिडी लेट फी डिले पेमेंट जो है वो हमारी 50,000 रुपए दी हुई है, जिसको अल्टीमेटली वेव ऑफ बाय श्री कृष्णा। पेमेंट चार्जेस है 2,000 रुपए पेड बाय श्री बलराम टू राधा प्राइवेट लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्स अप्लाई। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो 1,00,000 रुपए दिया हुआ है। ओके, तो ये यहाँ पे जो प्राइस ऑफ गुड्स है वो प्राइस ऑफ गुड्स जो है उसमें हमारा जो सब्सिडरी का अमाउंट है वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम प्राइस ऑफ गुड्स लेते हैं वो नेट ऑफ सब्सिडरी, मतलब नेट अमाउंट लेते हैं, कि मतलब जो सब्सिडी रिसीव हुई है उसको ऑलरेडी माइनस करके लेते हैं, क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट से जो सब्सिडी रिसीव होती है वो हम नहीं उसमें कवर अप करते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब्सिडी रिसीव फ्रॉम श्री राम ट्रस्ट डायरेक्टली लिंक टू गुड्स। यहाँ पे लेकिन हमें सब्सिडी गवर्नमेंट से रिसीव नहीं हो रही, यहाँ पे हम लोगों को सब्सिडी किससे रिसीव हो रही है, किसी श्री राम ट्रस्ट से हो रही है, जो कि डायरेक्टली लिंक है। तो जब ये डायरेक्टली लिंक है तो यहाँ पे जो वो 15,000 रुपए है वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर प्राइस ऑफ गुड्स के अंदर इंक्लूडेड होगी, ठीक है। 1,00,000 के अंदर जो हमारी 15,000 रुपए है वो एड ऑन होगी। तो 1,00,000 में सबसे प्राइस ऑफ गुड्स हमारी 1,00,000 रुपए हो गई, और सब्सिडी जो हमें रिसीव हो रही है श्री राम ट्रस्ट लिमिटेड से जो डायरेक्टली लिंक है और नॉन गवर्नमेंट बॉडी से मिल रही है, तो ये भी अमाउंट जो है वो हमारी इंक्लूडेड होगा। अब म्यूनिसिपल टैक्स जो टैक्सेस अदर देन जीएसटी होती है वो सारी टैक्सेस जो है वो हमारी इंक्लूडेड होती है हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर में। तो म्यूनिसिपल टैक्सेस जो होती है वो जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स होती है, तो ये 2,000 रुपये भी ऐड रहता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। इंस्पेक्शन चार्जेस जो है, यहाँ पे जो इंस्पेक्शन चार्जेस है 2,000 रुपए का वो भी ऐड होगा यहाँ पे, क्योंकि वो इंस्पेक्शन चार्जेस जो है वो पेड किया है सप्लायर ने सप्लाई के टाइम पे, तो वो भी ऐड होगा यहाँ पर। उसके बाद फिर कहता है कि कोई लेट फीस है, ये डिले पेमेंट है 50,000 रुपए का, लेकिन उस लेट फीस को श्री कृष्णा ने जो है माफ कर दिया। जब कोई पेमेंट माफ हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड नहीं होती है, ठीक है। फिर एक है पेमेंट चार्जेस
2,000 रुपये का, जो कि श्री बलराम को पेड किया है राधा प्राइवेट लिमिटेड, जो कि श्री बलराम ने राधा प्राइवेट लिमिटेड को पेड किया है ऑन द बिहाफ ऑफ श्री कृष्णा। मतलब कि यहाँ पे रेसिपेंट ने ही किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी है। जब रेसिपेंट ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दी है तो इसका जो अमाउंट होगा वो हमारा सप्लाई, यहाँ पे जो ऐसी सप्लाई है कि जो कि हमें श्री कृष्णा को मतलब सप्लायर को पेड करनी थी, लेकिन उसके बिहाफ में हमारा जो है रेसिपेंट पेड कर देता है, तो ऐसे अमाउंट को भी हम जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड करते हैं। ओके, तो ये भी हमारा जो 2,000 का अमाउंट है वो इंक्लूडेड होता है। मैंने यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन चार्ज है। यहाँ पे जो ये 3,000 रुपये मैंने कट किया है, ये 3,000 रुपये कट नहीं होगा, ये 3,000 रुपये भी इंक्लूडेड होगा। इस वजह से इंक्लूडेड होगा क्योंकि यहाँ पे सप्लायर की लायबिलिटी थी पेड करने की, लेकिन उसके बिहाफ में रेसिपेंट ने पेड किया है, तो यहाँ पे जब रेसिपेंट ने पेड किया है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर वो इंक्लूडेड होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा टोटल 1,21,000 रुपये आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब एक और क्वेश्चन है कि पोली लिमिटेड है रजिस्टर्ड सप्लायर, एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, एक मशीन सप्लाई कर रहा है गीसा लिमिटेड को। सप्लायर रजिस्टर्ड इन सेम स्टेट, दोनों जो है मतलब सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है सेम स्टेट में। इट प्रोवाइड प्राइस ऑफ मशीनरी, डिस्काउंट और टैक्सेस हटा के जो हमारी मशीन की प्राइस है वो 5,50,000 रुपये है। पार्ट फिटेड इन मशीन एट प्रीमाइसेस ऑफ गीसा लिमिटेड, पेड बाय द गीसा लिमिटेड डायरेक्टली। अब कुछ मशीन के पार्ट्स वगैरह हैं जो उसी के मतलब रेसिपेंट के ही जगह पर जाकर के वो डायरेक्टली फिट हो रहा है, तो उसके जो चार्जेस है वहाँ पे वो 20,000 है। नॉट रिकॉर्डेड इन इनवॉइस इशू बाय कोली लिमिटेड, इसका जो चार्जेस है वो इनवॉइस के अंदर में इंक्लूडेड नहीं है। जब कोली लिमिटेड जब इनवॉइस इशू कर रहा था तो इस चार्जेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस 25,000 का, डिस्काउंट है 2% ऑन प्राइस ऑफ मशीन, जो कि हमारे इनवॉइस के अंदर रिकॉर्डेड है। Poly Limited provide additional discount of 1% at year end based on additional purchase of other machineries, adjustment made at the end of financial year to determine the value of taxable sub। अब यहाँ पे जो ये सबसे पहला जो ये 5,50,000 रुपये वो प्राइस है मशीन की, इसके अंदर जो है वो हमारा 20,000 रुपये का अमाउंट इंक्लूडेड होगा। इस वजह से कि यहाँ पे जो 20,000 का अमाउंट है वो लाइबिलिटी थी सप्लायर की पेड करने की, लेकिन रेसिपेंट खुद पेड कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द सप्लायर, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर में 20,000 रुपये इंक्लूडेड होगा। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग चार्जेस का भी अमाउंट जो है वो हमारा इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा 2% का डिस्काउंट है हमारे वैल्यू ऑफ सब हमारे प्राइस पर, प्राइस ऑफ मशीनरी पे, मतलब 5,50,000 पे जो हमारा 2% डिस्काउंट निकल करके आएगा वो हमारा माइनस हो जाएगा यहाँ पर 11,000 रुपये। इसलिए माइनस होगा क्योंकि ये बता रखा है इनवॉइस के टाइम में, जब इनवॉइस इशू हो रहा है द टाइम ऑफ इनवॉइस हमें ये डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये जाहिर है कि हम यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाला डिस्काउंट है कि जिसमें एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमें ईयर एंड पे पता चल रहा है, तो यहाँ पे हमें पहले से तो इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी, ना ही इसका कोई इनवॉइस इशू किया गया था और ना ही इसका कोई आईटीसी रिवर्स हुआ। जब ये तीनों कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो हम यहाँ पे डिस्काउंट दे ही नहीं सकते, तो इस डिस्काउंट को हम नील मानेंगे, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नील हो जाएगी। थ्रो एस्टेब्लिश बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई नॉट डिडक्टेबल एज पर द सेक्शन 15C, नॉट लिंक एज अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जब हम टोटल करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई आएगी 5,84,000। ओके, अब एक और क्वेश्चन है कि रेड पेपर लिमिटेड दिल्ली है रजिस्टर्ड सप्लायर, इट्स मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स। एक सप्लायर है जो कि टैक्सेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टैक्सेबल इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में उसने एक इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई की है। रेट ऑफ IGST जो कि 18% दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स नेट ऑफ 2 सब्सिडरी रिसीव, इसकी जो प्राइस है लिस्ट प्राइस उसमें 2 सब्सिडरी जो उसको मिली है, मतलब कि जो उसने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स का उसके उसमें जो है उसको 2 सब्सिडरी भी मिली है। तो अब प्राइस ऑफ गुड्स और सब्सिडरी का अमाउंट वो दोनों इंक्लूडेड है, तो उसके हिसाब से देखना है कि अब क्या हटेगा क्या इंक्लूडेड होगा। सब्सिडरी जो है वो हमें मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू गवर्नमेंट स्कूल रुपीज 15,00,000 रुपए। सब्सिडरी एक सब्सिडरी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है 15,00,000 की, और एक सब्सिडरी उसको मिली NGO से फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूडेड एट SN नंबर 1 ऑफ 2,50,000, जो कि हमारी लिस्ट ऑफ प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होगी। इसलिए इंक्लूडेड होगी क्योंकि हमें NGO की तरफ से मिल रही है और ये डायरेक्टली सप्लाई है, डायरेक्टली रिलेशन है इसका, ये सब्सिडरी का, और ये सब्सिडरी हमें नॉन गवर्नमेंटल बॉडी से मिल रही है, NGO की तरफ से मिल रही है, तो ये 2,50,000 रुपये जो है वो हमारा इंक्लूडेड हो जाएगा लिस्ट ऑफ प्राइस के अंदर। ओके,
और जो हमारी लिस्ट ऑफ प्राइस है यहाँ पे वो 15 लाख रुपए दी हुई है, 15 लाख रुपए, तो 15 लाख में ये 2,50,000 रुपए इंक्लूडेड होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो 2,50,000 नहीं होगा, यहाँ पे अमाउंट सिर्फ 50,000 होगा। तो ये 50,000 जो हमें एनजीओ से मिली है सब्सिडी, वो हमारी 15 लाख के अंदर इंक्लूडेड होगी। ओके, तो ये 50,000 की अमाउंट यहाँ पे इंक्लूडेड होगी। उसके बाद जो सब्सिडी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली है, वो सब्सिडी जो है वो हमारी इंक्लूडेड नहीं होगी, वो नील मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक टैक्सेस पेड किया म्यूनिसिपल अथॉरिटी को 20,000 का, तो वो टैक्सेस 20,000 का इंक्लूडेड होता है। पैकिंग चार्जेस 20,000 का, वो भी इंक्लूडेड होगा। लेट फी पेड बाय द रेसिपेंट फॉर डिले पेमेंट, लेट फी अगर पेड कर रहा है रेसिपेंट किसी डिले पेमेंट की वजह से, तो वो भी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड होगी। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है इसमें कि अमाउंट एग्री अपॉन 6,000, नो एडिशनल अमाउंट पेबल। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे जो लेट फीस पेड हो रही है हमारी, लेट फी पेड बाय द रेसिपेंट फॉर सप्लाई ऑफ डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इस केस में जो लेट फीस पेड हो रही है वहां पे लमसम अमाउंट जो है वो 6,000 रुपए दे दिया गया है, और ना ही इसका कोई एडिशनल अमाउंट दिया गया। तो इस केस में इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे जो अमाउंट एग्री अपॉन 6,000 बीइंग इंसिडेंटल एक्सपेंस इनकर्ड बाय द सप्लायर, तो ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंस है इस 6,000 में हमारा जो है वो जीएसटी का पेमेंट भी इंक्लूडेड है। तो जीएसटी के पेमेंट को हटा करके जितना पेमेंट बनेगा वो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो 6,000 इंटू, यहाँ पे 18% जीएसटी था, तो 100/118 करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा 5,085 रुपीज आ जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे ऐड बैक कर देंगे, तो हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी इतनी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी टॉपिक कवर होता है। क्वेश्चन सारे हम लोगों ने देख लिया है।